हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये 31 नंबर का लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 6 जगह दी हुई हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव मेंशन रीजन्स ऑफ इंडिया रिसीव द विंटर रेनफॉल। इसमें से कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है। देखिए, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया और कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स हैं हमारे सदर्न पेनिनसुला के, जहाँ पे अकेजनली हमें विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, यहाँ पे भी रेन्स होती हैं बिटवीन 25 mm एंड 50 mm ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। फाइन। और अक्टूबर और नवंबर के मंथ में जो नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून है वो जब बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती है तो कुछ मॉइस्चर को पिकअप करती है और फिर टॉरेंशियल रेनफॉल कंडक्ट करती है ओवर द तमिलनाडु कोस्ट, साथ ही सदर्न आंध्र प्रदेश में, साउथ ईस्ट कर्नाटका और साउथ ईस्ट केरला में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया यस, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सदर्न पेनिनसुला, यहाँ पे भी बताया आपको, ये भी सही है। तमिलनाडु कोस्ट भी बिल्कुल सही है। क्या चीज़ बताई कि तमिलनाडु कोस्ट में अक्टूबर और नवंबर मंथ में हमें बारिश देखने को मिलती है। सदर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरला, इन सारी जगहों पे हमें विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 इंडस्ट्रीज दी हुई हैं। विच ऑफ द अबव इंडस्ट्री इज आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं एज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ वैल्यू ऐड करती हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज जो हैं ये कंसर्न होती हैं विथ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग। तीनों ही चीज़ों में आप रॉ मटेरियल को कंडक्ट करते हैं इनटू सम वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही जो इंडस्ट्रीज दी हुई हैं ये हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। What are the key elements of the democratic government? इसमें से कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, आपको ये बताना है। पीपल पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? पीपल्स पार्टिसिपेशन, यस। सेकेंड इज रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड है इक्वालिटी। एक्चुअली टोटल 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। कौन कौन से हैं ये? तो इसमें फर्स्ट है पीपल पार्टिसिपेशन, फिर सेकेंड होता है एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कंसर्न फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो यहाँ पे तीनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। ये सारे के सारे की एलिमेंट्स होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज ओनली 1, 2 एंड 3। इसमें अगर चौथा जो पॉइंट है वो आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, इट इज अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है साइकस-पिकोट एग्रीमेंट वॉज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये एग्रीमेंट कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुआ था? तो ये एग्रीमेंट एक तरह की 1960 में होने वाली अनऑफिशियल ट्रीटी है बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम्स एंड फ्रांस, जिसको कि असेंट दिया था रशियन एम्पायर और इटली ने कि वो डिफाइन करें अपने म्यूचुअली एग्रीड स्फीयर्स को कि कितना उनका इन्फ्लुएंस और कंट्रोल है इन द इवेंचुअल पार्टीशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये एलोकेटेड था ब्रिटेन कंट्रोल को। कौन सा हिस्सा? सदर्न इजराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन, सदर्न इराक और कुछ और थोड़ा सा एरिया पोर्ट्स ऑफ हाइफा का, जिसको कि ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स जो हैं वो आसानी से एक्सेस कर सकते थे टू द मेडिटेरेनियन। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये कौन सी 2 कंट्रीज में हुआ था? आंसर इज यूके एंड फ्रांस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आधार से रिलेटेड 2 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी सही हैं। आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। Aadhaar authentication is necessary for availing subsidies, benefits and services that are financed from the Contingency Fund of India. देखिए, जो आधार एक्ट 2016 था, इसमें ये क्लियर बात लिखी हुई है कि आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है फॉर अवेलिंग सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, जो कि फाइनेंस्ड होते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जो रिक्वेस्टिंग एंटिटी है उसको ऑब्टेन करना होगा कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर कलेक्टिंग हिज और हर आइडेंटिटी, और साथ ही इंश्योर करना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा रहा है फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पजेज ऑन द CIDR, दैट इज सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी।
साथ ही इस एक्ट में ये भी क्लियर किया गया कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करनी होगी एंड द ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन को किसी भी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता अदर देन द स्पेसिफाइड पर्पस। ओके, साथ ही जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन या ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ लाइबल होगा देना विद एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और बाय समवन ऑफ द सेक्रेटरी रैंक, या फिर अगर नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में मामला है तो। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, नो, सिटीजनशिप या डोमिसाइल के लिए आधार कार्ड का यूज नहीं होता, क्योंकि आप जब भी कहीं फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहां पे आपका आधार वैलिड नहीं होता, आधार के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मिलेगा। और ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये तो गलत था, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज नाइदर 1 और 2। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए। कल हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.